अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा, ये जो 4-5 लोग वो कल वाली क्लास नहीं ले सके, तो आज की उम्मीद रखें, क्योंकि मैंने उसकी वैल्यूज पूरी करा के फिर एक डिस्क्लोजर बताना है। हाँ भाई, किधर गए वो 4 लोग? ले लेंगे आज क्लास। टैक्सेशन का नोट। अच्छा हाँ, वो याद आया, कल एक मासूम इंसान ने एक बात पूछी थी, तो मुझे लगा कि और भी मासूम लोग हो सकते हैं। मैंने जो कल आपको इधर स्क्रीन पे दिखाया था टैक्स का नोट, वो एक ही नोट था। एक टैक्स में वो करंट डेफर्ड के डब्बे बनाए हुए थे और उसी के नीचे रिलेशनशिप बनाया हुआ था। ये पूरा एक नोट है। टैक्स एक्सपेंस के नाम से पूछा हो, टैक्सेशन के नाम से पूछा हो, या बस सिर्फ टैक्स के नाम से पूछा हो, तो वो जो कल स्क्रीन पे मैंने दिखाया था, जो आपको पेज भी दिया हुआ है, इसमें रिलेशनशिप जहां एंड हो रहा है ना, वहां तक ये एक ही नोट है। उसके नीचे मैंने मकड़ियां बना के कुछ लिखा हुआ है और वर्किंग वन बना के कुछ लिखा हुआ है। ये मैंने आपको नसीहतें की हुई है। नोट जो है वो ये रिलेशनशिप जहां एंड हो रहा है ना, आधा पेज, ये पूरा एक नोट है, ये 2 नोट्स नहीं है। वैसे IAS 12 के मुताबिक 2 डिफरेंट नोट्स बनते हैं, जिनमें से एक डेफर्ड टैक्स का, जो नहीं बताया, वो आपको वो रेगुलेशन वाली की फिगर्स पूरी करवानी है, तो वो मैंने नोट बताना है। और एक नोट होता है इनकम स्टेटमेंट वाले टैक्स एक्सपेंस का, ये है कल जो मैंने बताया था। तो ये जो कल वाला नोट था आधा पेज तक, ये पूरा एक ही नोट है। इस पे किसी को कोई एतराज परेशानी है तो फिर कंफर्म कर ले। अच्छा, इसमें से क्या रह गया? रेट चेंज का इफेक्ट ना। चले, वो जिन सवालों में आएगा तो उसमें उससे पहले बता देता हूं उसको। प्रोबेबली कोशिश करता हूं आज वाली एक्स्ट्रा क्लास में अभी जितना पढ़ा उसकी करते हैं प्रैक्टिस। पहले तो ऐसा कर लेते हैं कि जो पहले सवाल कर चुके हैं उनका नोट मैं बोर्ड पे बनाता हूं। सबसे पहले किया था स्प्रिंग 12। ये मैंने ना सैटरडे वाली क्लास में, वो जो बारिश, सैटरडे वाली क्लास में मैंने 2.5 सवाल सॉल्व किए थे। स्प्रिंग 8 किया था, फिर स्प्रिंग 12 किया था, फिर स्प्रिंग 16 शुरू कर दिया था। तो स्प्रिंग 8 में तो नोट नहीं मांगा हुआ, स्प्रिंग 12 में मांगा हुआ एप्रीकॉट। उस पे आइए, उसका नोट बनाता हूं। और हैं जी, समझ नहीं आई? हाँ हाँ, तो मैं भी यही कह रहा हूं ना कि वो अभी 2-3 लोगों ने लेक्चर नहीं लिया, तो वो ले लें, तो फिर मैं उसमें वैल्यूज पुट करवाऊंगा और उसकी वैल्यूज पुट होंगी तो डेफर्ड टैक्स का नोट बता सकूंगा। है किसके लिए? नहीं, जगह तो पूरी कर दी थी ना। हाँ, करंट टैक्स की वर्किंग के लिए जगह, वो क्या 6-7 लाइनें लगेंगी। करंट टैक्स की वर्किंग एक करनी रह गई थी बस, एंट्रीज की तो जगह ऑलरेडी खाली छोड़ी हुई थी, सिर्फ करंट टैक्स की वर्किंग नहीं की थी, तो वो 6-7 लाइनें लग जाएंगी। स्प्रिंग 12 किया था, स्प्रिंग 12 को मैंने करंट टैक्स डेफर्ड टैक्स पूरा खुद बोर्ड पे सॉल्व किया था, और उसमें असल रिक्वायरमेंट थी नोट की। तो नोट की रिक्वायरमेंट में करंट टैक्स डेफर्ड टैक्स तो ऐसे ही निकालना पड़ेगा, यानी आप समझे, मैंने उस दिन स्प्रिंग 12 की ना वर्किंग की थी। अब उसका सोल्यूशन सामने कर रहा हूं। वहां आपके पास जगह नहीं है ऑब्वियसली, कोई बात नहीं। अब हम नोट्स की प्रैक्टिस करते हैं। तो पहले कर लेता हूं स्प्रिंग 12। अब आप करें ये कि स्प्रिंग 12 का सॉल्यूशन रख लें सामने। मैंने करंट टैक्स डेफर्ड टैक्स दोनों कर दिए थे सॉल्व ना, तो उन दोनों को सामने रख लेते हैं।
क्योंकि करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स में जो मेहनत कर ली हुई है वही मेहनत यहां इस नोट को बनाने में काम आएगी। करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स की वर्किंग कर ली है ना, उन्हीं दोनों वर्किंग्स को देख के हमने यहां करना है काम। इसी में इसमें यही एहतियात है कि आपको ना उन दोनों वर्किंग से देख के ही चीजें यहां के लिए पूरी मिलेंगी, यानी सवाल से कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा होगा, उन्हीं वर्किंग से ही निकलेगा जो निकलेगा। सवाल की रिक्वायरमेंट थी 2011 और 2010 का टैक्स का नोट बनाना था। नोट बना रहा हूं, लेट्स से 7 टैक्सेशन। जी हो जाएगा, आपको ना ये याद हो जाएगा सवाल कर करके, मैंने जो कल पेज दिया है। सबसे पहले करंट टैक्स डेफर्ड टैक्स। अच्छा, करंट टैक्स डेफर्ड टैक्स के डब्बे बनाने की जरूरत है। कल आखिर में मैंने एक बात की थी कि अगर तो करंट टैक्स फॉर प्रायर ईयर है ही नहीं तो फिर डब्बा बनाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह अगर डेफर्ड टैक्स भी फॉर प्रायर ईयर नहीं है, रेट चेंज नहीं है, तो उसका भी डब्बा बनाने की जरूरत नहीं है। तो हम सिंपली लिख देंगे करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स। करंट टैक्स निकाल चुके थे 2010 का 10.76 और 11 में 4.8। 5 नहीं था, 7.5 था। नहीं भाई, नहीं, बात 0.3 के डिफरेंस की नहीं है। टैक्स प्रॉफिट क्या निकलता है, लगाएं इस पे परसेंटेज। 475 है ना, वो दिन बोर्ड पे 4.5 लिखा हुआ था। हाँ तो 4.5 नहीं है, 4.75 है। हाँ मैंने ही गलत लिखा था, वो किसी ने 4.75 4.5 बोला होगा तो मैं फिर 4.5 लिख गया। 4.8। डेफर्ड क्या था 10 में 4. डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस, भाई हम टैक्स एक्सपेंस का नोट बना रहे हैं, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस की फिगर पूछ रहा हूं। पॉजिटिव था नेगेटिव था, ये कैसे पहचाने अब जब हम डेफर्ड टैक्स की वर्किंग करते हैं। अच्छा, डेफर्ड टैक्स का नोट बता दूंगा ना तो फिर टी अकाउंट की बजाय उस नोट के थ्रू भी डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस निकाल सकते हैं। मैंने आपको सब सवालों में, बल्कि अक्सर सवालों में एंट्रीज भी साथ साथ बताई थी। तो डेफर्ड टैक्स के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर निकल रही है, तो क्या एंट्री बनी, टैक्स एक्सपेंस डेबिट डेफर्ड टैक्स क्रेडिट, तो पॉजिटिव एक्सपेंस है। और अगर डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर निकल रही है तो फिर डेफर्ड टैक्स डेबिट टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट। तो इसमें आप अगर रट्टा भी लगाना चाहें तो इस अकाउंट से अगर आपको क्रेडिट साइड से बैलेंसिंग फिगर मिलती है तो वो पॉजिटिव टैक्स एक्सपेंस है, डेबिट साइड से मिलती है तो नेगेटिव टैक्स एक्सपेंस है। अगर डेफर्ड टैक्स से हम बैलेंस करके टैक्स एक्सपेंस निकाल रहे हैं और वो क्रेडिट साइड से मिल रहा है तो वो पॉजिटिव है, और डेबिट साइड पे मिल रहा है तो नेगेटिव है। और रीजन उसकी वो एंट्रीज हैं जो साथ साथ बताई हैं। तो ये पॉजिटिव था और 11 में 5.8 नेगेटिव था। रिलेशनशिप between accounting profit and tax expense, इसमें आएगा सबसे पहले अकाउंटिंग प्रॉफिट। 11 में कितना 60 और 10 में 45।
फिर इसके बाद इस पे लगाना है टैक्स रेट, जो कि कितना है 35। ट्वेंटी वन 15 पॉइंट। करंट टैक्स की वर्किंग और डेफर्ड टैक्स की वर्किंग से हमें मिल जाएंगी चीजें। कोई है टैक्स फॉर प्रायर ईयर, तो इसको बनाते हुए सबसे पहले ऊपर ही देख लेंगे। अगर ऊपर कोई प्रायर ईयर है, रेट चेंज है, तो उसको एज इट इज नीचे लिखेंगे। और क्या क्या था, कोई एग्जाम्प्ट इनकम थी, कोई पक्का पक्का इनएडमिसिबल था इस सवाल में कुछ? जी जी, करंट टैक्स की वर्किंग देखे ना, एग्जाम्प्ट इनकम थी, एग्जाम्प्ट इनकम थी कितनी, उस पे लगा दीजिए 35। टू पॉइंट, इधर कोई नहीं थी। और कोई इनएडमिसिबल एक्सपेंस? अच्छा, इनएडमिसिबल से मेरी मुराद है, बल्कि मैंने लिखा भी हुआ था परमानेंटली, यानी टैक्स वाले उस पे कोई किसी भी तरह की डिडक्शन नहीं देते, वरना तो वो बैड डेट एक्सपेंस भी हम एड बैक कर रहे होते हैं, लेकिन उस पर डेफर्ड टैक्स बन जाता है। तो मैं उन एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूं जिसके हमने ऊपर ना ही डेफर्ड टैक्स बनाया और ना ही करंट टैक्स में इस्तेमाल हुआ है वो। तो और कुछ सवाल में कोई हायर लोअर टैक्स रेट, कोई डिविडेंड इनकम का टैक्स रेट, कुछ और नहीं। तो ये हो गई चीजें पूरी, और इसका आंसर आ गया ये दोनों टैली कर। लेकिन ये है 10 साल पुरानी बात, अब है कुछ और ही बात है। किधर 78? स्प्रिंग 12, इसके बाद किया था स्प्रिंग 16। एक क्लास में शुरू किया था, दूसरी में खत्म किया था, उसका नोट बनाते हैं। स्प्रिंग 16 का बनाते हैं नोट। स्प्रिंग 12 में देख लें, कुछ पूछना है तो। स्प्रिंग 16 का बनाते हैं नोट। ये जो एग्जाम्प्ट इनकम है, इसको हमने करंट टैक्स निकालते हुए रिवर्स कर दिया, इस पे करंट टैक्स नहीं लगा। डेफर्ड टैक्स बनाया कहीं इस पे नहीं है ना, यानी इसका कोई टैक्स इफेक्ट नहीं है। तो जिन इनकम एक्सपेंसेस का कोई टैक्स इफेक्ट नहीं है, ये हम उनको यहां से एडलेस कर रहे होते हैं। स्प्रिंग 12 डन। स्प्रिंग 16, स्प्रिंग 16 में बस एक ही साल था और उसका भी नोट ही रिक्वायर्ड में मांगा हुआ था। टैक्सेशन, टैक्स एक्सपेंस, टैक्स सब एक ही बात है। इसमें करंट टैक्स का डब्बा आएगा, क्योंकि इसमें 2013 की रिटर्न पे एक एतराज आया था।
करंट टैक्स फॉर करंट ईयर निकाल लिया था 26.60। अच्छा वो 4 दिन हो गए, भूल भाल गए होंगे। इसका ना सेकंड लास्ट पॉइंट पढ़े इस सवाल का, मैं समझाता हूं। जी जी जी, सेकंड लास्ट पॉइंट वही है ना, पढ़ लिया। टैक्स वालों ने 2013 से रिलेटेड एक ऐतराज ये कर दिया कि एक था एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, कितना, और एक था रिपेयर 8। इस पे उन्होंने ऐतराज कर दिया। अच्छा, ऐतराज कर दिया से क्या मतलब है? जब हमने 2013 की रिटर्न, चलें कोई भी, जब करंट टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो अकाउंटिंग प्रॉफिट में जो चीजें प्लस माइनस कर रहे होते हैं, तो सारी सैलरीज एक्सपेंस भी रिवर्स और सब सेल रिवर्स, सब रिवर्स कर देते हैं। कौन सी आइटम्स प्लस माइनस करते हैं? जिन पे अकाउंटिंग और टैक्स रूल में फर्क है ना, यानी जिन एक्सपेंसेस पे हमें लगता है कि नहीं नहीं ये तो एक्सपेंसेस हैं, अलाउबल हैं, तो उनको भी हम कोई ऐड कर रहे होते हैं। जो बिजनेस के नॉर्मल एक्सपेंसेस हैं, सैलरी एक्सपेंस है जैसे, तो उसको ऐड बैक कर देते हैं। क्यों नहीं कर देते? क्योंकि वो नॉर्मल रेगुलरली अलाउ होंगे। इसी तरह से हमने 2013 की रिटर्न भरी होगी कभी, और इनको एक नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंस समझ के बस करंट टैक्स निकाल के दे दिया होगा। लेकिन असेसमेंट हुई, हो सकता है ऑडिट भी हुआ हो, टैक्स वालों ने हमारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मांगे हों, उन्होंने इनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से कर दिया इख्तलाफ। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं लिखा हुआ, मैं कह रहा हूं कि उन्होंने कहा कि नहीं ये सही नहीं है, हो सकता है चेक से पेमेंट ना हुई हो, कोई भी डिस्क्रिपेंसीज थी, और टैक्स वालों ने एतराज कर दिया कि ये एक्सपेंसेस आपके ठीक नहीं है। अब ये एक्सपेंसेस ठीक नहीं है से मुराद ये है ना कि हमारी वो 13 की रिटर्न के इनकम टैक्स को नहीं मान रहे, यही मतलब है ना इन पे एतराज का। तो वो अगर हमारे एक्सपेंसेस पे एतराज कर रहे हैं तो मतलब हमसे और टैक्स मांग रहे हैं या पुराना वापस करना चाह रहे हैं? और मांग रहे हैं। हमने इनसे लड़ने का फैसला कर लिया है इसको लेके, यानी इसको तो हम एतराज मान ही नहीं रहे, बड़ों से बात करेंगे जाके। इस पे लड़ने का फैसला नहीं किया, यानी इसको हमने मान लिया। तो मान लिया तो क्या करेंगे? और टैक्स देंगे, तो वो होगा करंट टैक्स फॉर प्रायर ईयर। परसेंटेज 30। असल में 13 वाली जो परसेंटेज थी ना, वो पता होनी चाहिए थी, वो लगनी चाहिए, पता नहीं है, इसकी 32 ही लगा दी। जिस साल की रिटर्न रिवाइज कर रहे हैं, अब हमें रिटर्न रिवाइज करनी पड़ेगी, तो उसी के हिसाब से टैक्स वाले और रेट लगाएंगे। लेकिन नहीं था पता तो इसलिए 32 ही लगा दिया। कितना आ गया? 1.92 प्लस माइनस, टैक्स वाले और टैक्स मांग रहे हैं तो ऐड, तो करंट टैक्स का डब्बा बन गया 28.52, और डेफर्ड टैक्स के डब्बे की जरूरत नहीं है, ये कैलकुलेट कर लिया हुआ था। अच्छा, पहले भी ना वो किसी ने गलत ही फिगर बोली थी, ये मैं टैक्स एक्सपेंस का नोट बना रहा हूं, तो ये कौन सी फिगर लिखनी है? क्लोजिंग डीटीएल। जो डेफर्ड टैक्स का हमने डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर निकाला है वो लिखना है। तो क्या निकाला था? 2.28 पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। टू 4, ये है टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर, और इसके नीचे बनेगा रिलेशनशिप बिटवीन अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड टैक्स एक्सपेंस। जी
क्या लिखें? अकाउंटिंग प्रॉफिट। एटी। इस पे लगा देते हैं टैक्स रेट 32%। 25.6। हाँ जी, समझ आ रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रही? यही नीचे लिख दें, ये वाला टैक्स फॉर प्रायर ईयर। ये जो यहां पर हमने चीजें लिखनी है ना, ये जो यहां चीजें लिखनी है, एक तो जो ऊपर लिखा हुआ है टैक्स फॉर प्रायर ईयर, इफेक्ट ऑफ रेट चेंज, एक एज इट इज ये लिखना है। फिर इसके अलावा हमने वो एक्सपेंसेस इनकम्स यहां लिखने होते हैं जिनका टैक्स इफेक्ट नहीं है। जैसे ये एग्जाम्प्ट इनकम लिखी थी ना, इसका टैक्स इफेक्ट नहीं होता, तभी तो करंट टैक्स निकालते हुए इसको लेस कर देते हैं। तो इस साल में ऐसा क्या था, करंट टैक्स की वर्किंग से भी हमें ढूंढने को मिल जाएगा। एक कैपिटल गेन था जो एग्जाम्प्ट था, कितना? 5 इंटू 32%, 1.6। और क्या था? एक पेनल्टी भी थी, उस पर टैक्स लगा के हम उसको ऐड कर देंगे। कितनी थी? तो 0.32 ऐड कर देंगे। और क्या था? राइट ऑफ यूज की डेफिनेशन भी लिखूं यहाँ? है फॉर्मेट में नहीं है, तो फॉर्मेट में तो पेनल्टी भी नहीं है, तो राइट ऑफ यूज की तो डेफिनेशन अलाउ नहीं हो रही। राइट ऑफ यूज की डेफिनेशन भी लिखूं इधर? क्यों नहीं? उस पे डेफर्ड टैक्स बन रहा है ना, वो डेफर्ड टैक्स के रास्ते से कवर हो रहा है। राइट ऑफ यूज के ऊपर डेफर्ड टैक्स नहीं बना रहे हम। कैरिंग अमाउंट है, टैक्स बेस नहीं है, तो वो डेफर्ड टैक्स पे कवर। हमने इसको किससे टैली कराना है? करंट टैक्स से है। ये इसका आंसर किससे टैली कराना है? करंट टैक्स से, टोटल टैक्स से। तो उसमें डेफर्ड भी है और करंट भी है। तो जिन आइटम्स पे करंट टैक्स नहीं बना, डेफर्ड टैक्स बन गया हुआ है, तो बन तो गया है ना, इसलिए डेप्रिसिएशन ऑफ राइट ऑफ यूज नहीं। और कोई चीज? टोटल 26 पॉइंट। इसके बाद कौन सा सवाल किया था? स्प्रिंग 18 में नोट नहीं था। उसके बाद है बस। चले फिर एक सवाल करता हूं बोर्ड पे, ऑटम 18 पढ़ लें। ये सीफैब का सवाल था, तो एग्जामिनर ने कहा कि कैफ के बच्चे तो बड़ा टाइम लगाते हैं सीफैब तक आने में, तो हम सीफैब का सवाल कैफ में ले आते हैं। किसका? हमने इस सब का प्लस माइनस करके जो आंसर लाना है उसको करंट टैक्स से टैली कराना है टोटल टैक्स एक्सपेंस। तो जो डेप्रिसिएशन ऑफ राइट ऑफ यूज है, करंट टैक्स में तो वो अलाउ नहीं हुई थी,
लेकिन डेफर्ड टैक्स में नहीं इसको यूज किया। कैसे, कहा? राइट ऑफ यूज लिखा, कैरिंग अमाउंट थी, टैक्स बेस नहीं थी, डिफरेंस आया तो उस पर बनाया हुआ है ना डेफर्ड टैक्स। तो डेफर्ड टैक्स में वो हुई हुई है कवर। हमने यहां पर वो आइटम्स, जैसे ये एग्जेम्प्ट गेन था, पेनल्टी थी, इस पे ना ही कहीं पर हमने को डेफर्ड टैक्स बनाया, ना ये करंट टैक्स में। करंट टैक्स से भी इसको निकाल दिया गया, डेफर्ड टैक्स भी कोई नहीं बना हुआ इसके ऊपर, क्योंकि इनका टैक्स ट्रीटमेंट ही कोई नहीं है। उन आइटम्स को यहां लिखना है। ऑटम 18 ऑरेंज लिमिटेड के नाम से सवाल है, पढ़ ले, मैं करता हूं। अच्छा, इसमें एक दो बहुत नई किस्म की वैरायटी थी, फिर वो ना अगले सवालों में अक्सर टेस्ट हुई है। ऑरेंज लिमिटेड के नाम से सवाल होगा, ऑटम 2018 का, पढ़ ले, मैं करता हूं। जी, रिक्वायरमेंट ए टैक्सेशन का नोट, ये रिक्वायरमेंट बी। तो अगर वो पार्ट बी ना भी रिक्वायर करता तो भी हमने इसकी वर्किंग में तो करना ही था। अब सिर्फ क्या होगा कि उसको वर्किंग 2 कहने की बजाय पार्ट बी कह देंगे। तो इसके लिए एक पेज छोड़ देते हैं, बहुत है, और वर्किंग 1 पे आ जाते हैं। नोट रिक्वायर्ड है ना, तो फिर नोट के लिए एक पेज छोड़ के वर्किंग्स पे आ जाते हैं। करंट टैक्स डेफर्ड टैक्स निकलेगा तो ही बनेगा ना नोट। ऑटम 18 कर रहा हूं मैं। वर्किंग 1 करंट टैक्स है जी। नहीं, वो पार्ट बी है ना, वो वर्किंग की बजाय बड़ी सी हेडिंग पार्ट बी दे देंगे बस। नोट में एक पेज से कम ही लगता है, वैसे एक पेज बहुत है। करंट टैक्स, हाँ जी, सबसे पहले
पीबीटी कितना 508। पॉइंट नंबर 2, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं, टैक्स डेप्शन लेस करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन टैक्स डेप्शन से इतनी ज्यादा है, तो बस ऐड कर देते हैं एक्सेस अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कितनी 45। अगर अकाउंटिंग डेप्शन अलग और टैक्स डेप्शन अलग दी होती तो अकाउंटिंग को ऐड टैक्स को लेस करते, तो उन्होंने कहा अकाउंटिंग इतनी ज्यादा है तो अकाउंटिंग वाला सुलूक कर लिया। पॉइंट 3, एक मशीन बेची जिसकी अकाउंटिंग WDV टैक्स WDV से 15 ज्यादा है, तो इसका यहां क्या काम है? क्यों? हाँ, अगर WDV का फर्क है तो प्रॉफिट एंड डिस्पोजल का फर्क है, और प्रॉफिट एंड डिस्पोजल किसका ज्यादा है, अकाउंटिंग का कि टैक्स का? टैक्स का। अकाउंटिंग की बुक वैल्यू ज्यादा है, टैक्स की बुक वैल्यू कम है, तो प्रॉफिट टैक्स का ज्यादा आया होगा। तो हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग प्रॉफिट लेस करते हैं, टैक्स प्रॉफिट ऐड करते हैं, तो टैक्स प्रॉफिट ज्यादा आया हुआ है तो ऐड कर देते हैं, तो एक्सेस टैक्स गेन ऑन डिस्पोजल। दोबारा एक एसेट, ऐसी मैं खुद ही फिगर अज्यूम कर रहा हूं, एक एसेट बेचा 90 का, अकाउंटिंग के मुताबिक उसकी टैक्स, अकाउंटिंग के मुताबिक इसकी बुक वैल्यू थी 70, टैक्स के मुताबिक इसकी बुक वैल्यू इससे 15 कम थी, तो अकाउंटिंग के मुताबिक प्रॉफिट एंड डिस्पोजल 20 आया, टैक्स के मुताबिक प्रॉफिट एंड डिस्पोजल 35 आया। तो हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड डिस्पोजल लेस करके टैक्स प्रॉफिट एंड डिस्पोजल ऐड करते हैं, तो इसलिए 15 ऐड कर दिया। देखें, अकाउंटिंग की बुक वैल्यू ज्यादा है, तो बुक वैल्यू ज्यादा है तो प्रॉफिट उतना ही कम होगा ना। टैक्स WDV कम है मतलब टैक्स प्रॉफिट ज्यादा है, तो हम लोग करते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड डिस्पोजल लेस और टैक्स प्रॉफिट एंड डिस्पोजल ऐड। ये ज्यादा है इसलिए इसी का सलूक कर दिया, 15 को ऐड कर दिया। पॉइंट नंबर 4, ट्रेडमार्क इंटेंजिबल एसेट हैविंग इनडेफिनेट लाइफ, बस यहीं रुकते हैं, तो अकाउंटिंग अमॉर्टाइजेशन नहीं है, लेकिन टैक्स वाले कहते हैं कि 10 साल है, तो अकाउंटिंग अमॉर्टाइजेशन है नहीं, टैक्स अमॉर्टाइजेशन लेस हो जाएगी। 90 10 9। जी 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 बिल्कुल। पॉइंट नंबर 4 तक हूं मैं। पॉइंट 4, पॉइंट 5, IAS 37 के आपने लेक्चर भी सुन लिए होंगे, सवाल कर करके अब आप खुद दूसरों पे केसेस करने लग गए होंगे। तो इसमें एक चीज पढ़ी थी प्रोविजन वारंटी की, और इसमें यह भी किया था कि अगर पास्ट एक्सपीरियंस है कि इतना खर्चा होगा और उसमें से कुछ हो भी चुका हुआ है, तो प्रोविजन कितने की बनेगी, जो बाकी रह गया है। और फिर मैंने IAS 12 करंट टैक्स की कैलकुलेशन कराते हुए इसकी मैंने वर्किंग भी बनाई थी, जिसमें हम लिखते होते हैं BD CD एक्चुअल खर्चा, और हमने जो एक्सपेंस माना हो ये ऐड बैक कर देते हैं, टैक्स वाले ये अलाउ करते हैं, तो ये ऐड और ये लेस। ये अभी करंट टैक्स में भी कराया था रिवाइज। इसमें क्या क्या पता है, एक्चुअल खर्चा पता है 58, और एक्सपेंस भी पता है
हाँ जी, 1 साल की वारंटी होती है, तो इस साल में सेल्स कितनी हुई? 1750। तो बेस्ट अंदाजा यह है कि इस साल की सेल्स में से जो क्लेम होने हैं वो होने हैं उनका 2%। लेकिन इस 1750 का 2%, इसका जो आंसर बनेगा वो क्या है? प्रोविजन। उतने की प्रोविजन बनाए? नहीं, ये हमारा बेस्ट एस्टिमेट है कि इस साल की सेल जो हमने कर दी उनका इतना खर्चा होना है क्लेम पे, तो जितना हो चुका है वो माइनस कर देंगे। कितना हो चुका है? ये 58 नहीं है, शायद 4 है जी, 16। क्योंकि 38 जो है वो पुराने साल की ऑब्लिगेशन सेटल करने पे हुआ है। $54 इस साल टोटल खर्चा हुआ असल में, और ऑफ दीज 38 वो है जो पिछले साल हमने क्लेम नहीं, पिछले साल सेल्स की हुई थी उनसे रिलेटेड क्लेम आए हैं। तो बाकी 16 क्या है जो इस साल के क्लेम में खर्चा हुआ, तो वो छोड़ के बाकी को हम क्लोजिंग प्रोविजन बनाएंगे। कितनी? 90। तो ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, विधि पता है कैसे? प्रीवियस ईयर की सेल्स तो नहीं पता। अगले पेज, हाँ, तो वो प्रोविजन का बीडी होगा क्या? वो प्रोविजन का बीडी दिया हुआ, सेकंड लास्ट पॉइंट, प्रोविजन का बीडी दिया हुआ, डीटीएल का बीडी दिया हुआ है, यानी डीटीएल डीटीए का बीडी दिया हुआ है। तो मैं तो प्रोविजन फॉर रिपेयर्स के बीडी की बात कर रहा हूं। बताएं कितना? ठीक है, शाबाश। ये बाकी लोग भी समझें जी। जब 2017 क्लोज किया होगा, जब, तो हुआ ये होगा, 2017 का डेफर्ड टैक्स जब बनाया होगा तो हुआ ये होगा कि एक पीपी होगा तब, और क्या लिखा हुआ? एक ट्रेडमार्क था, एक प्रोविजन फॉर ये वारंटी थी, इनकी कैरिंग अमाउंट आई होगी, कुछ टैक्स बेस निकाली होगी, उस पर डिफरेंस लिया होगा, किसी का पॉजिटिव आया होगा, किसी का नेगेटिव आया होगा, फिर इस पे टैक्स रेट लगा होगा, फिर डीटीएल या डीटीए आया होगा। ये दिया हुआ है आपको। पीपी का कितना? 0.5, ये 5.4, ये 14.7। इससे उल्टा चलते हैं, बाकियों की भी जरूरत नहीं है, ये बता रहा हूं। इससे इधर चलते हैं। टैक्स रेट क्या था? $49, 0। तो इसका मतलब कैरिंग अमाउंट 49 थी, क्योंकि प्रोविजन फॉर रिपेयर्स की टैक्स बेस 0 होती है, तो कैरिंग अमाउंट इसका मतलब 49 थी। ये है प्रोविजन फॉर रिपेयर्स का बीडी। $49। हाँ भाई, ये लाल लाल वर्किंग, ठीक है। हाँ भाई, ये पॉइंट ओके। तो एक्सपेंस कितना आ गया? 24।
ये है जी इसकी आई 37 वाली कैलकुलेशन, और हमने इसको ऐड बैक कर देना है और वो लेस कर देना है। तो जो अकाउंटिंग के मुताबिक रिपेयर एक्सपेंस है वो ऐड बैक हो जाएगा, और जो टैक्स वालों का रिपेयर एक्सपेंस है यानी एक्चुअल खर्चा वो लेस हो जाएगा। ये अच्छा, इसमें ना ऐसे ही एक बात नॉलेज के लिए बता रहा हूं, क्योंकि एक स्टूडेंट की मुझे उड़ते उड़ते आवाज पहुंची थी, ऐसे ही नॉलेज के लिए एक चीज बता रहा हूं। फॉर द ईयर सेल्स कितनी? 1750। तो फॉर द ईयर सेल्स से रिलेटेड रिपेयर एक्सपेंस इसी साल में एक्सपेंस आना चाहिए ना, तो 1750 का 2% 30, इतना रिपेयर एक्सपेंस इस साल की इनकम स्टेटमेंट में आना चाहिए। पिछले साल हमने इतने की प्रोविजन बनाई हुई थी, इसमें से कितने क्लेम एक्चुअली खर्च हुए? 38। बाकी की प्रोविजन बनी रहे या बेकार है? बेकार है। क्यों बेकार है? क्योंकि एक साल की वारंटी थी, खत्म हो गया वो। तो 49 की प्रोविजन बनाई हुई थी, असल खर्चा सिर्फ 38 हुआ, तो बाकी 11 अब नो लॉन्गर प्रोबेबल। क्या करें? ये हमारी इस वर्किंग से बैलेंसिंग करने से ऑटोमेटिकली ठीक एक्सपेंस आ जाता है। ये वैसे ही मैं एक चीज टैली करा रहा था कि जो फॉर द ईयर बनता है ये वो है, और जो पिछली रिवर्स की है ये वो है, इसलिए नेट एक्सपेंस 24 आ रहा है। ऊपर से क्या तो जाने दे हैं क्या? हाँ ये क्या है? 54 टोटल खर्चा हुआ है, उसमें से 38 पिछले साल की वारंटियों से रिलेटेड था, तो बाकी वो इस साल की वारंटी से रिलेटेड होगा। अब ये टोटल खर्चा है हमारा इस साल की सेल्स का बेस्ट एस्टीमेट, इसमें से इतना खर्चा असल में हो चुका, तो बाकी की प्रोविजन बनेगी 0.5। हाँ 0.5 डन। पॉइंट 5 डन ना। 0.6 में 17.5 हमने इस साल कुछ बिजनेस सेगमेंट्स की रीस्ट्रक्चरिंग की है। अब ये क्या है पता नहीं, कोई होगा खर्चा, कोई ट्रेनिंग कराई होगी, कोई लोगों को निकाला होगा, बहरहाल है तो एक्सपेंस ही, या कोई पीपीई बना दिया है। तो हमने 17.5 मिलियन का इस साल कोई एक्सपेंस किया है, लिखा भी हुआ है ओएल एक्सपेंस डाउट, तो एक्सपेंस है। लेकिन टैक्स वाले कह रहे हैं कि नहीं भाई एक साल बहुत ज्यादा है, 5 साल में फैलाओ इसको।
तो जो हमने एक्सपेंस बनाया है वो ऐड बैक कर देते हैं और टैक्स वाले जो अलाउ कर रहे हैं वो लेस कर देते हैं। अच्छा, ये भी कर सकते हैं कि 4 साल का ऐड बैक कर दें, जबकि टैक्स वालों ने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया 5 पे, 3.5। पॉइंट नंबर 7, ये करंट टैक्स हो रहा है अभी। पॉइंट 7 पॉइंट नंबर 7, एक्सपेंसेस इंक्लूड, यानी जो आगे दोनों बातें होने लगी हैं ये दोनों हमारी बुक्स में एक्सपेंस आ रहे हैं। पहला बुलेट पॉइंट, एक्रूअल्स ऑफ 26 मिलियन, यानी कोई 26 मिलियन ऐसा है जो हमने एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट किया हुआ है, जबकि टैक्स वाले इसको पेमेंट बेसिस पे अलाउ करेंगे। अभी तो पे ही नहीं हुआ तो ऐड बैक कर देते हैं। कितने हैं? 26। कोई है एक्सपेंसेस होंगे, कोई पता नहीं। दूसरा बुलेट पॉइंट, एक्सपेंसेस इंक्लूड कैश डोनेशंस, जिन पे टैक्स वाले कह रहे हैं कि सवाब ले लेना, हमसे कुछ ना लेना, तो टैक्स वाले इसको अलाउ नहीं कर रहे, ऐड कर देते हैं। अच्छा, ये तो खैर मैं नोट बनाऊंगा तो जवाब मिलेगा, लेकिन अभी दोनों के कंपैरिजन में बात कर रहा हूं। ये जो हम यहां पर ऐड कर रहे हैं ये टैक्स वालों ने अभी फिलहाल अलाउ नहीं किया, बाद में कर देंगे और ये चीज डेफर्ड टैक्स में हो जाएगी कवर। जबकि ये तो वो जो रिलेशनशिप है ना उसमें ये वाला आएगा, ये नहीं। पॉइंट 7-8, अदर इनकम इंक्लूड्स, यानी ये जो नीचे दोनों बातें लिखी हुई हैं ये हमारी अदर इनकम में आ रही हैं, लेकिन दोनों के साथ वर्ड रिसीवेबल लगा हुआ है, तो इनकम बन गई है, पैसे नहीं मिले। एक है कमीशन, 12 मिलियन की कमीशन रिसीवेबल है, यानी हम इनकम बना चुके हैं, पैसे नहीं मिले और गवर्नमेंट वाले इसको कैश बेसिस पे टैक्स किया करते हैं। अच्छा, आपने पता नहीं उर्दू पंजाबी पश्तो जैसे भी आपने अपने अल्फाज में एक बात लिखी होगी, कल या परसों वाली क्लास में बताई थी कि डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करते हुए किसी आइटम की फ्यूचर में जो टैक्स रूल्स और टैक्स रेट लगने हैं एप्लीकेबल वो अभी ही अनाउंस्ड हैं, तो हम डेफर्ड टैक्स उसके मुताबिक कैलकुलेट करते हैं। ये लिखी थी ना बात, फिर देख लेना ध्यान से कि डेफर्ड का वर्ड लिखा था। ये शायद परसों का होगा मैंने, शायद। ठीक है, डेफर्ड, तो ये डेफर्ड की बात थी। करंट तो इस साल का ही कैलकुलेट हो रहा है। अभी इस वक्त 2018 का करंट टैक्स करते हुए हमने ये 30% वाला सेंटेंस लेना है या विद इफेक्ट फ्रॉम वाला सेंटेंस लेना है? हाँ जी, करंट टैक्स कैलकुलेट करते हुए वो 30% वाला सेंटेंस लगेगा, डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करते हुए विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई लगेगा। क्या जी? सारा क्या सारा? मैं तो काफी देर से बोल रहा हूं, वो तो कॉमन सेंस की बात थी यार, वो तो एक मैंने ना परसों एक बात लिखवाई थी, जब वो एक मैंने शायद पता नहीं प्रीपेड एक्सपेंस की मिसाल ली थी, एक शायद कोई रिसर्च एक्सपेंस की मिसाल ली थी, जिसको 2-3 ईयर्स के मैंने रेट बताए हुए थे। तो उसके बाद मैंने कंक्लूजन ये बताया था कि किसी आइटम का डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करते हुए आप देख लें कि क्या उसके ऊपर एप्लीकेबल फ्यूचर में होने वाला टैक्स रूल्स या टैक्स रेट ईयर एंड पे ही अनाउंस्ड हैं। अगर हैं तो हम डेफर्ड टैक्स उस फ्यूचर वाले को यूज करके कैलकुलेट करेंगे। लिखी हुई है ना, ये बात डेफर्ड टैक्स के लिए की थी। करंट टैक्स तो करंट ईयर का होता है, तो 2018 का करंट टैक्स कैलकुलेट करते हुए हम इस पॉइंट में से बोथ इनकम्स
वर टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस एट 30% अप टू 30 जून 18 फुल स्टॉप। ये इस्तेमाल करेंगे क्योंकि 2018 का करंट टैक्स तो ये इसी के मुताबिक ही होगा। तो 2018 तक की बात ये है कि ये कैश बेसिस पे टैक्स हुआ करते हैं और दोनों ही अभी तक मिले ही नहीं है। तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो इसी से आगे चल रहा हूं, कमीशन इनकम भी माइनस हो जाएगी, कितनी, और डिविडेंड इनकम भी माइनस हो जाएगी 35। इसका बाकी जो सेंटेंस है वो डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में देखते हैं। पॉइंट नंबर 9, 16 मिलियन का रेंट रिसीव हो गया लेकिन एडवांस रेंट था ये, तो नहीं, टैक्सेबल वाली बात बाद में, एडवांस रेंट का वर्ड क्या शो कर रहा है कि हमने इनकम नहीं बनाया, लेकिन टैक्स वाले कह रहे हैं हम तो टैक्स लगाएंगे। तो इनको हम यहां पर कर लेते हैं ऐड। कितना है, 16, और बस, तो टैक्स प्रॉफिट आ गया हम्म 543, और करंट टैक्स बन गया 162.9, ये आ गया करंट टैक्स। अच्छा, अगर ये सवाल की पार्ट बी रिक्वायरमेंट ना होती तो फिर मैं इसके ऊपर लिखता वर्किंग टू। अभी मैं कह रहा हूं पार्ट बी, डेफर्ड टैक्स 30 जून 18। पार्ट बी रिक्वायरमेंट ना पूछी होती तो उसको वर्किंग टू कह देते, अब रिक्वायरमेंट पूछी है तो पार्ट बी कह दिया। क्या क्या एसेट्स हैं, 0.12 जी, 0.2, सवाल में कोई एसेट्स हैं, पीपीई, अच्छा ये पीपी का एक पॉइंट कर रहा हूं, उसके बाद फिर वो शाम वाली क्लास में कर दूंगा। पीपी वाला पॉइंट कर रहा हूं बस, इसको पूरा करके फिर और कराऊंगा सवाल है। पीपी वाला पॉइंट जो है ना, कमाल पॉइंट था, और ये सीफैब में टेस्ट हुआ था शायद इसी से 2 महीने पहले, जून 18 में गालिबन, और उसको फिर उन्होंने मुतासिर होके नन्हे नन्हे बच्चों पे भी टेस्ट किया था। लेकिन ये पॉइंट फिर इतना पसंद आया एग्जामिनर को कि ये आगे मल्टीपल टाइम्स टेस्ट हुआ है। पीपीई की तो कैरिंग अमाउंट ही नहीं दी गई है, वो तो फॉर द ईयर बता दी, कहीं कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस का तो पता ही कुछ नहीं, डिफरेंस दिया हुआ है। अच्छा, इस सवाल के सॉल्यूशन पे आता हूं। एक ऐसे ही अपनी फिगर्स लेके ना एक बात समझाता हूं।
कुछ सवाल हमने ऐसे किए थे जिनमें कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस पीपीई की हम खुद कैलकुलेट कर रहे थे डेप्रिसिएशन रेट लगा के, और कुछ ऐसे भी थे जिनमें पीपीई का एक स्केड्यूल बनाया, ओपनिंग बैलेंस, एडिशन, और उसमें हमें ये पता था तो एडिशन, डिस्पोजल, डेप्रिसिएशन, ऐसे भी शायद एक दो सवालों में किया है। या तो आपको डेप्शन रेट दिया हुआ है तो परसेंटेजेस कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, या फिर इस तरह से मूवमेंट से कैरिंग अमाउंट निकाल रहे होंगे। ये फिगर सवाल में नहीं है, वैसे ही बस बता रहा हूं फिगर्स। ओपनिंग कैरिंग अमाउंट थी 400, टैक्स बेस थी 310, एडिशन हुई ड्यूरिंग द ईयर 30 की, डिस्पोजल जो एसेट बिका उसकी अकाउंटिंग बुक वैल्यू थी 17, टैक्स डब्ल्यूडीवी थी उसकी 11, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर अकाउंटिंग में चार्ज हुई 15, टैक्स में चार्ज हुई कितनी, चलो ठीक है 24। क्लोजिंग देखिए, क्लोजिंग 398 है बस, 30, अरे तो फर्क ही कोई नहीं खास पड़ा। चलो खैर, जब ईयर एंड पे डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट कर रहे होंगे तो इस टेबल में इधर कैरिंग अमाउंट में लिखेंगे 398, टैक्स बेस में 305, और डिफरेंस में आ जाएगा कितना, 93। अच्छा, इस टेबुलर वर्किंग का मकसद डेफर्ड टैक्स निकालना है ना, तो हमें मेनली डिफरेंस चाहिए या कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस देखने में अच्छी लगती है इसलिए लिखनी है, डिफरेंस चाहिए। अभी तक जो कर रहे थे उसमें हम डिफरेंस निकाला करते हैं कैरिंग अमाउंट माइनस टैक्स बेस से, और अगर कैरिंग अमाउंट नहीं पता तो या तो डेप्रिसिएशन रेट से खुद कैलकुलेट कर रहे होते हैं या किसी सवाल में इस तरह से मूवमेंट बनानी भी पड़ी। इस सवाल में हमारे पास ये डेटा नहीं है, तो इसमें फिर हल क्या है, उस हल से पहले आपको ना इसकी एक और शक्ल बताता हूं। ये 93 कैसे निकला, दिस माइनस दिस के दिस माइनस दिस, क्यों क्यों, एसेट है तो हम कैरिंग अमाउंट माइनस टैक्स बेस करते हैं। अब आप एक काम ये करें कि इनमें से एक एक फिगर कैरिंग अमाउंट माइनस टैक्स बेस करते जाएं। 90, 6 माइनस प्लस, फिर सोच लें, नाइन पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, नाइन्टी थ्री। ये क्या जादू हुआ, इनका डिफरेंस की बजाय इन सब के डिफरेंस ले लिए और इनका टोटल कर लिया, तो इसका क्लोजिंग डिफरेंस ही निकलेगा ना। ये प्लस माइनस साइन पहले ओके कर लें, फिर उस सवाल के सोल्यूशन पे आता हूं। देखिए मैंने आपको कहा है कैरिंग अमाउंट माइनस टैक्स बेस, तो -17 माइनस माइनस 11 तो -6 आंसर आएगा, -15 प्लस 24 माइनस माइनस 24 तो +9 आ जाएगा। अब इस सवाल में ना आपको ये फिगर्स नहीं बताई हुई, इस सवाल में आपको ये फिगर्स अवेलेबल हैं। तो अब हम करेंगे ये कि आपको डिफरेंस से ही चलना पड़ेगा और क्लोजिंग डिफरेंस तक पहुंचना पड़ेगा। ओपनिंग डिफरेंस कितना, ये मैं भी आपको रिपेयर्स की प्रोविजन में बता चुका बात। ओपनिंग डिफरेंस निकाल सकते हैं, पीपीई का ओपनिंग डीटीएल दिया हुआ है तो वो डिफरेंस पे रेट लग के बना होगा ना, तो उसको उल्टा चला लें तो 30 क्या था, 4.115, ये आ गया। अब इसमें हमने एडिशन का डिफरेंस
डेप्रिसिएशन का डिफरेंस, डिस्पोजल का डिफरेंस, तो फिर हमारे पास क्लोजिंग डिफरेंस आ जाएगा। एडिशन तो कोई है नहीं। डिस्पोजल डेप्रिसिएशन का डिफरेंस 45, 45 को यहां पॉजिटिव लिखूं कि नेगेटिव लिखूं? डिस्पोजल में क्या लिखूं? डिस्पोजल में क्या डिफरेंस है? 15। पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव है। पॉजिटिव। अच्छा चलें, अगर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं कर पा रहे तो उसका भी एक हल बता देता हूं। अगर आपने कोई और हल सोचना हो तो वो भी ठीक ही होगा, लेकिन मैं एक हल बता देता हूं। लेकिन उससे पहले ये डिफरेंस से भी हम ये निकाल सकते हैं, ये बात समझ आई? तो इस सवाल में हमें इस रास्ते से क्यों चलना पड़ा? क्योंकि डिफरेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी। अब अगर ये देखना है ना कि 45 और 15 में से माइनस करना है कि प्लस करना है, तो उसके लिए एक हल बताता हूं, जुबानी भी कर सकते हैं आप। डेप्रिसिएशन कौन सी 45 ज्यादा है? तो आप यहां लिख लें 45, यहां लिख लें 0। तो दिस माइनस 45। डिस्पोजल किसकी ज्यादा है? डिस्पोजल 15 ज्यादा है ना। कौन सी है जो ज्यादा है? अकाउंटिंग। तो यहां लिख लें 15, यहां लिख लें कुछ नहीं, दिस माइनस दिस। और अगर लिखा होता कि टैक्स की WDV 15 ज्यादा है, तो 15 हमने यहां लिखा होता, और दिस माइनस 15 तो पॉजिटिव 15 आ जाता। तो क्लोजिंग टैक्सेबल डिफरेंस बन गया 50। तो अब हम ना यहां कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस में कुछ नहीं लिखेंगे, सीधा डिफरेंस में ही जाके 55 लिख देंगे। चलें, बाकी मैं इसको करता हूं शाम वाली क्लास में पूरा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।